हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की जियोग्राफी की क्लास को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में वायु के बारे में जाना था, आज जल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जल प्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यानी कि जो जल होता है गड्ढों में या तालाबों में जो भरा रहता है तो वह वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जलवाष्प जो है संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता रहता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। यानी कि ये जल चक्र होता है जिसमें क्या होता है, जल अपना स्वरूप बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच में चक्कर लगाता रहता है रूप बदलकर। आगे लिखा है, हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों के पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। यहाँ आप देख सकते हैं जल चक्र को समझाया गया है। ये जल है, वाष्पीकरण हो रहा है इसका, और वाष्पीकरण होकर क्या हो रहा है, संघनन, और संघनन के बाद ये बादल का रूप ले ले रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, वर्षण के द्वारा ये नीचे फिर से आ रहा है बूंदों के रूप में और वापस पृथ्वी पर आ जाता है। आगे लिखा है, आलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। तो जो समुद्रों का जल है वह बहुत ही खारा है जिसमें नमक पाया जाता है, इसीलिए ये पीने योग्य या किसी और कार्य में इसका उपयोग नहीं होता है। अब यहाँ लिखा हुआ है जल का वितरण, यानी जल को कैसे बांटा गया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि पृथ्वी पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। तो महासागर में कितना जल है? 97.3%। बर्फ चत्रक में 2%। भूमिगत जल कितना है? 0.68%। झीलों का आलवण जल कितना है? 0.009%। और ये सब जोड़कर यहाँ दिखाया गया है। यानी कि सबसे अधिक जल जो है वह महासागरों में है, लेकिन ये जो जल है ये हमारे उपयोग के लिए नहीं है। महासागरों का जल खारा होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो यहाँ लवणता के बारे में लिखा हुआ है कि लवणता क्या होती है, क्योंकि महासागर का जो जल है वह लवणता युक्त है। तो इसमें यहाँ समझाया गया है कि लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि महासागरों में कितना नमक पाया जाता है, यानी लवण पाया जाता है। एक और तथ्य यहाँ लिखा हुआ है, लिखा है इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लवक कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मृत सागर में आसानी से तैर सकते हैं क्योंकि उसमें नमक की अधिकता
है और वह नमक की अधिकता क्या करती है, सघन बना देती है, तो इसीलिए उसमें आसानी से तैर सकते हैं। अब पढ़ेंगे महासागरीय परिसंचरण को, तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो आपने ये जान लिया कि महासागर में सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा में जल है, परंतु वह उपयोग करने के लिए नहीं है क्योंकि उसमें लवणता पाई जाती है। अब महासागरीय परिसंचरण को पढ़ लेते हैं। लिखा है, समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवड़ी गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगें, ज्वार भाटा एवं धाराएं। अब इन सब के बारे में पढ़ेंगे, उसके पहले यहाँ पढ़ लीजिए। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। तो आपको याद रखना है 22 मार्च विश्व जल दिवस। तो अब तरंगों के बारे में जानेंगे कि तरंगें क्या होती हैं। लिखा है, समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद वापस तट पर लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें तरंगें कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। यानी कि महासागरीय जल जो है सतह पर, तो महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, इन्हें तरंगें कहते हैं। और जब तूफान के कारण तेज वायु चलती है तो तरंगें कैसी हो जाती हैं, विशाल हो जाती हैं और इनके कारण अत्यधिक विनाश भी होता है। आगे लिखा है, अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। तो 2004 में जब सुनामी आई थी तो भारत के तटीय क्षेत्रों में बहुत अधिक विनाश हुआ था और इंदिरा पॉइंट डूब गया था, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ लिखा हुआ है एक महत्वपूर्ण तथ्य। लिखा है, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। तो जितनी तेज पवन बहेगी तरंगें भी उतनी बड़ी होती जाएंगी। यहाँ सुनामी के बारे में लिखा है सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगें, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। तो सुनामी जो है वह जापानी भाषा का शब्द है। अब यहाँ पर सुनामी के बारे में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सुनामी के बारे में लिखा हुआ है 2004 में जब सुनामी आई थी तो बहुत ही विनाश हुआ था, उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। लिखा है 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थीं जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्र तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया।
जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गईं, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। तो जो तटीय क्षेत्र थे वे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे सुनामी से। आगे लिखा है, यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती हैं, क्योंकि यहाँ भूकंप क्रिया बहुत कम होती है। यहाँ इन चित्रों को देख लीजिए। यहाँ लिखा है, तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश। आगे लिखा है, दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। तो लोग ये नज़ारा देखने के लिए तट पर इकट्ठे हो गए थे, परंतु उन्हें पता नहीं था कि ये सुनामी का संकेत है कि विशाल तरंगें आने वाली हैं। और जैसे ही सुनामी की विशाल तरंगें आईं, वहाँ पर जो लोग खड़े हुए थे देखने के लिए, उन दर्शकों की मृत्यु हो गई थी। अब पढ़ेंगे ज्वार भाटा के बारे में। तरंगों के बारे में पढ़ लिया और तरंगों के बाद सुनामी के बारे में पढ़ा। अब ज्वार भाटा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इससे आपको एक प्रश्न मिलेगा और पहले पूछा भी गया है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ज्वार और भाटा क्या होता है। यानी कि जब सर्वाधिक जल ऊंचाई तक उठता है और तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो वह ज्वार कहलाता है, और जल जब अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है और तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। अब यहाँ पर इस चित्र को देख लीजिए। ये प्रश्न पूछा जा चुका है और बिल्कुल यही चित्र वहाँ पर छपा हुआ था। ये सूर्य है, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा, और ये लघु ज्वार भाटा को दर्शा रहे हैं। तो यही प्रश्न में पूछा गया था। तो यहाँ लिखा भी है, लिखा है, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। तो बृहत ज्वार कब आते हैं? पूर्णिमा और अमावस्या को। आप लोगों को ये याद रखना है, क्योंकि इस समय क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं।
आगे लिखा है, लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आते हैं। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। तो इस स्थिति में लघु ज्वार भाटा आते हैं। तो आप लोग चित्रों के माध्यम से समझ लीजिए। यहाँ बृहत ज्वार भाटा में क्या है, तीनों एक ही सीध में हैं और इसमें क्या होता है, ये सूर्य यहाँ पर है, पृथ्वी और चंद्रमा ये। तो इस स्थिति में जब होते हैं ये तीनों तो लघु ज्वार भाटा आते हैं। आगे लिखा है, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो जो उच्च ज्वार होते हैं ये मछली पकड़ने में सहायता करते हैं, जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायता करते हैं और उच्च ज्वार जब आते हैं तो मछलियां जो हैं तट के निकट आ जाती हैं, जिससे मछुआरे जो हैं आसानी से उन्हें पकड़ पाते हैं। तो उच्च ज्वार जो है काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। अब लिखा है महासागरीय धाराओं के बारे में, तो चलिए ये भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था, तो आप लोगों को याद रखना है, लैब्राडोर शीत जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। और जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, और ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ये दोनों बातें आप लोगों को याद रखनी हैं। आगे लिखा है, महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। तो आज के लेसन में जल के बारे में जाना, महासागर, ज्वार भाटे, तरंगें, इन सब के बारे में जाना है। अच्छा लेसन था, एक या दो प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।